लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर, म्यूचुअल फंड में, डेब्ट फंड में कितना टैक्स देना है, कब देना है, ये ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों, जिनका जवाब हम कभी मिल ही नहीं पाता अच्छे से। इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो है जो अपने डीमैट अकाउंट में कोई भी स्टॉक को एक साल से ज़्यादा टाइम तक रखता है। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, ABC स्टॉक, रिलायंस स्टॉक सपोज आपने खरीदा एक साल पहले और एक साल के बाद में आप उसे बेचते हो, तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहे जाओगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूजुअली क्या करता है कि कोई भी स्टॉक को खरीद के उससे डिविडेंड कमाने की कोशिश करता है, तो ज़्यादातर आपको डिविडेंड मिलता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर कौन होता है? जिसकी होल्डिंग एक दिन से ज़्यादा होती है लेकिन 12 महीनों से कम होती है। तो आप एक कोई भी शेयर को ख़रीदते हो आज, एक दिन से ज़्यादा रखते हो या फिर 12 महीने से कम रखते हो, तो आप एक शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर हो। अभी टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं इनके लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टैक्सेशन सिस्टम क्या है कि अगर आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से कोई स्टॉक खरीदते हो, जैसे कि कोई डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करते हो या किसी दोस्त से लेते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड स्टॉक को खरीद रहे हो तो आपको 10% टैक्स देना है, और अगर आप नॉन लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद रहे हो तो आपको 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हो और उसे होल्ड करते हो एक साल से ज़्यादा, तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप देख लीजिए, आप जो भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो इक्विटी का, उसकी 65% फंड एलोकेशन इक्विटीज़ में होनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आप खरीदते हो म्यूचुअल फंड वो इक्विटी बेस्ड हो। अभी टैक्सेशन सिस्टम फॉर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड या फिर डेप्ट फंड के बारे में जानते हैं। अगर आपने डेप्ट फंड लिया है तो उसके लिए टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा? दोस्तों उसमें कंडीशन ये है, अभी ये नया ही रूल निकला है 2014 या 15 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रूल निकाला है जो कि काफ़ी बेहतर है। इसमें क्या कहता है कि अगर आप कोई भी डेप्ट फंड या नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड लेते हो तो आपकी होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है तो आपको फ्लैट 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। अभी आप कहोगे कि होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है, फ्लैट 20% इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा फ़ायदा है? इसमें काफ़ी फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि ये आ रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक सपोज खरीदते हो, एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने 3 साल पहले एक स्टॉक में एक डेप्ट फंड लिया जिसमें आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, और आपने उस डेप्ट फंड को 3 साल के बाद बेच दिया। तो आपने उसे सपोज मान लीजिए कि आपने उसे 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको टोटल बेनिफिट कितना हुआ? आपको बेनिफिट हुआ 2 लाख रुपए का। तो अगर आप फ्लैट 20% कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर इनकम टैक्स, तो 2 लाख के ऊपर 20% होता है 40,000 रुपये, तो आपको 40,000 रुपये देना पड़ता विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या करता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट कहता है कि आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसीडर कीजिए। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी नॉन इक्विटी फंड या डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10 साल इन्वेस्ट किया, तो उसके साथ साथ में जो इन्फ्लेशन है भारत की वो भी तो बढ़ती जा रही है। तो हर साल 6.5% काउंट करके चलिए एवरेज, कि 6.5% काउंट करते करते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है कि आप उसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए। तो उसके लिए भी एक CII इंडेक्स है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी आप देख सकते हो।
तो मान लीजिए आपने जो डेप्ट फंड लिया था 2005 में, उस टाइम पर CII इंडेक्स था 500, और जब भी आपने बेचा 2015 में, तभी वो इंडेक्स हो गया 1000। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं CII, वो हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो भी परचेज वैल्यू होगी, सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस साल आपने बेचा डिवाइड बाय जिस साल आपने CII उस टाइम का, जिस साल आपने ख़रीदा था। तो 1000 था जब आपने बेचा और ख़रीदा था जब 500 था, तो ये हो गया 2 और 2, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास में आपका परचेज वैल्यू, ये मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया उस टाइम पे, इंडेक्स्ड परचेज वैल्यू हो गई CII इंक्लूड करने के बाद में 2 लाख के आसपास हो गई। तो 2 लाख पर आपने ख़रीदा, 3 लाख पे आपने बेचा, जो हमने पिछले केस में देखा था, तो आपका प्रॉफिट हुआ अराउंड 1 लाख के आसपास। तो 1 लाख पे 20% कितना होता है दोस्तों, 20,000 रुपये। और हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, विदाउट, जो हमने देखा था विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, वो था 40,000 रुपये। तो करीबन 50% का आपको फ़ायदा हो गया। और 10 साल आपने होल्ड भी किया, उसके साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अगर आप एक्चुअल में उसे कंसीडर करने जाओगे तो आपको ये बिल्कुल फ्री में ही पड़ गया, इसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रही। अगला आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए टैक्सेशन सिस्टम। दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो और उसे 1 साल से कम होल्ड करते हो, 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम, तो आपको फ्लैट 15% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एक्सचेंज से ना खरीदो, कहीं बाहर से खरीदो, किसी दोस्त से या फिर डायरेक्ट कंपनी में किसी कंपनी मैनेजर, कंपनी ओनर के पास में जा कर के कहते हो कि मुझे ख़रीदना है विदाउट गोइंग थ्रू द एक्सचेंज, तो आपको एज पर स्लैब, जो भी आपका इंडिविजुअल स्लैब लगता है, उस स्लैब के हिसाब से ही आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आपका ये ख़रीदने के बाद में आप 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में आते हो, तो आपको ये 5 लाख से 10 लाख के स्लैब के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपने होल्ड किया 1 साल से कम टाइम तक, तो भी आपको 15% फ्लैट इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड डेप्ट फंड में भी आपको एज पर स्लैब के हिसाब से ही करना पड़ेगा। अगर आप नॉन इक्विटी ओरिएंटेड या फिर डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो और 3 साल से पहले पोजीशन को निकाल लेते हो अपनी, जो हमने पहले वाले केस में देखा था, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही गिना जाएगा उसको। अगर 3 साल से ज़्यादा रखते हो तो आपको 20% देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी 2-3 सवालों के उत्तर दे लेते हैं दोस्तों कि हाउ टू कैलकुलेट योर टैक्सेस इफ़ यू हैव बॉट सम स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही स्टॉक को बीच में कई बार खरीदते बेचते हैं अपनी एवरेज पोजीशन को नीचे लाने के लिए। तो उन केसेस में हमें क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब भी आप खरीदते हो पहली बार, उसे जब भी आप पहली बार बेचते हो उसके साथ में ही कैलकुलेट करना है। अभी मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ए लिया 100 रुपये में 1 साल पहले, फिर आपने 6 महीने के बाद में उसी ए स्टॉक को 150 रुपये में फिर से ख़रीदा, और 1.5 साल के बाद में आपने उस स्टॉक को 200 रुपये में बेच दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले बार जो आपने 100 स्टॉक लिए थे, वो इसके साथ जो आपने 1 साल के बाद में 100 स्टॉक्स बेचे हैं 200 रुपये में, उसके साथ में आप कैलकुलेट करोगे। और दूसरी बार में जो 50, पहले वाले पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और दूसरी बार जो आपने ख़रीदा था उसको एवरेज डाउन करने के लिए, उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको इनकम टैक्स 15% देना पड़ेगा। व्हाट टू कंसीडर फॉर बाई सेल प्राइस। तो इसमें कई बार होता है कि हम इनकम टैक्स डिक्लेयर जब करते हैं तो उसमें क्या क्या टैक्सेस इंक्लूड कर सकते हो। उसमें आप सभी एक्सचेंज रिलेटेड टैक्सेस इंक्लूड कर सकते हो एक्सेप्ट STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके सिवाय आप सभी टैक्सेस, सभी चार्जेस को इंक्लूड कर सकते हो। अभी बात आती है कि आप एडवांस में इनकम टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो और आप एडवांस में पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको कब कब करना है ये दोस्तों, उसके लिए डेट्स हैं जो कि हैं 15 सितंबर, ऑन एवरी 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। इन 3 डेट्स पे आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो इनकम टैक्स की।
हाउ मच इनकम टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन शेड्यूल डेट्स, यानी कि आपको इन तारीखों के हिसाब से जो अभी हमने डिस्कस की उन तारीखों पे कितना कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एडवांस इनकम टैक्स देना चाहिए। दोस्तों जब भी 15 सितंबर डेट आती है उस टाइम तक आपको 30% आपका एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपकी एनुअली कितनी इनकम होगी और उसके ऊपर एडवांस टैक्स कितना एप्लीकेबल होगा। तो उसका जो भी आपका एनुअल एडवांस टैक्स होगा उसका 30% आपको 15 सितंबर तक पे कर देना है और 60% आपको 15 दिसंबर तक पे कर देना है और 15 मार्च के आने तक आपको 100% एडवांस टैक्स पे कर देना है। व्हाट टू डू इफ़ हाई एडवांस टैक्स इज़ पेड। अभी मान लीजिए कि क्योंकि शेयर मार्केट में तो कुछ फिक्स नहीं होता कि कब कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, तो उसमें एडवांस में टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा ट्रिकी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और मान लीजिए कि आपने ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में दोस्तों आप इनकम टैक्स का जब भी फाइलिंग करते हो वहाँ पे रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। और अभी इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो गई है, तो आप रिफ़ंड भी बहुत ही जल्दी पा पाओगे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू पे दी इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स अगर आप पे करना चाहते हो तो कहाँ पे करें? उसके लिए चालान नंबर 280 में आप पे कर सकते हो। NSDL की वेबसाइट की लिंक है ये, जहाँ पर आप क्लिक करके एडवांस पेमेंट कर सकते हो इनकम टैक्स की। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।